अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, बजट की तारीख में 2 मरतबा तब्दीली के बाद अब हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं और जो रकम वफाक को सूबों से चाहिए थे उस हवाले से भी, उस रकम के हवाले से भी हुकूमत का एक अहम बयान जो है वो सामने आ रहा है। और अब ये कहा जा रहा है कि बजट जो है वो 12 जून को पेश किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के NFC के हवाले से और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनके मुताबिक उस पर भी वफाकी हुकूमत ने फ़्लेक्सिबिलिटी शो की है और जो उनको ख़त्म करने के हवाले से बात की जा रही थी उस हवाले से अभी हुकूमत आगे नहीं बढ़ी। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे बजट के हवाले से और NEC में शिरकत के हवाले से भी कुछ रहनुमाओं के ये बयानात थे कि खान साहब के साथ मुलाकात करवाई जाए या जो वफाक को अगर सूबों से पैसे चाहिए तो उसका फ़ैसला भी इमरान खान से मुलाकात के बाद ही किया जा सकता है। आज NEC के इजलास में हमने देखा कि जहां पर दीगर वज़राए आला शरीक हुए, वहीं पर खैबर पख्तूनख्वा के CM सोहेल आफरीदी साहब भी इजलास में शरीक हुए। क्या बातचीत हुई, किन नुकात पर इत्तफाक हुआ है, शफीला जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। शफी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो आपके इल्म में होगा कि जब NEC के इजलास के हवाले से या जो सूबों से रकम चाहिए थे उस हवाले से जब बयानात सामने आए और हुकूमत ने ये मौक़िफ़ सामने रखा तो PTI की एक चीज़ सामने आई कि खान साहब के साथ मुलाकात करवाई जाए तो फिर ये अहम फ़ैसले किए जा सकते हैं। लेकिन आज NEC में सोहेल आफरीदी साहब ने शिरकत की। ये शिरकत सोहेल आफरीदी साहब ने PTI ने मुशावरत के बाद फ़ैसला किया या ऐसा कोई बयान ही नहीं था कि खान साहब के साथ मुलाकात के बाद ही इजलास में शिरकत करेंगे? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक आज NEC के इजलास में CM अफरीदी साहब की शिरकत की बात है, तो बिल्कुल पॉलिटिकल कमेटी से ये बात डिस्कस की गई है और पार्टी के अंदर एक हरायकी मौजूद है और जो इमरान खान साहब के लगाए हुए तमाम लोग हैं और तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लिया गया और जी। तमाम लोगों के फैसले के बाद इस इजलास में शिरकत की गई है। और आज ये खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक ठीक है। बहुत बड़ा, आज बड़ा पॉजिटिव भी रहा है और ये तारीखी दिन भी है। जहाँ तक सुबह से पैसे लेने की बात है, उस पे तो अभी भी बातचीत होनी है, उस पे कोई चीज़ फाइनल नहीं हुई। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा ने जो हमारा NFC का अच्छा। केस था, उसमें बड़ी पेशरफ्त हुई और आज खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक तारीखी दिन है। जो हम कहते थे कि आप ज़म अज़ला जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली तो खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज़म हो गए हैं, लेकिन फाइनेंशियली हल जो है वो जी। ज़म नहीं हुए। तो आज उसमें बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि जो अगर 11th NFC का वो अवार्ड नहीं होता तो 180 दिनों में 7th NFC अवार्ड जो है उसको अपडेट कर दिया जाएगा एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू और उसमें जो फाटा का जो जी। हिस्सा है वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ ऐड हो जाएगा, तो खैबर पख्तूनख्वा का जो NFC का शेयर है वो बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ 3 से 4 मजीद एक बड़े पॉजिटिव चीज़ खैबर पख्तूनख्वा के लिए हुई हैं। तो आज की जो मीटिंग थी वो खैबर पख्तूनख्वा के लिए काफ़ी पॉजिटिव रही। काफ़ी सारी चीज़ें हमने अपने सूबे के लिए हासिल नहीं, की लेकिन जो लेकिन शफी साहब, ये जो सिंध ने वफाक को कितनी रकम देनी है, पंजाब ने कितनी देनी है, वो तो अब फिगर भी सामने आ गया है ना। तो क्या अभी तक खैबर पख्तूनख्वा ने इत्तफाक नहीं किया या बाकी सूबों ने भी कोई इसको हतमी शक्ल नहीं दी अभी? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा ने तो अभी तक इस पे इत्तेफाक नहीं किया क्योंकि इस पे मज़ीद बातचीत अच्छा। होगी। हम चाहते हैं कि इस पे मज़ीद जो चीज़ें हैं वो क्लैरिफ़िकेशन आ जाए। तमाम हम अपनी पार्टी को इसमें ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, हम अपने लीडरान को इस पे ऑन बोर्ड लेना चाहते हाँ। हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा ने इस ज़िम्रे में तो इनके साथ कोई इत्तेफाक नहीं किया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के जो अपने ठीक है। केसेस थे, जो बड़े मुदल्लल अंदाज़ में अफरीदी साहब ने उनके सामने रखे। आपको याद होगा कि जब NFC का इजलास होने जा रहा था, तब भी हमने बड़े मुदल्लल अंदाज़ में अपने सूबे का मुकदमा लड़ा। जो हमारे पैसे इनके ज़िम्मे रहते हैं, उस पे बात हुई। तो आज अफरीदी साहब ने हाँ। बड़ी अचीवमेंट ये हासिल की। एक तो 7th NFC की अपडेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर इसके साथ-साथ तो पेस्को के साथ जी। हमारा एक गंदम के लिए एक मुआहिदा हुआ था, कोई 1,75,000 टन का, बिल्कुल। जिसमें कोई वो 4,000 के लगभग पर टन पे मुआहिदा हुआ था। उसमें हमने 25,000 टन तो हासिल कर लिए थे, लेकिन 1.5 लाख टन रहते थे और वो 1.5 लाख टन के लिए ये कह रहे थे कि वो नए रेट पे आपको दिए जाएँगे। लेकिन आज ये मुआहिदा तय पाया कि हुँ। आपकी जो पुराना मुआहिदा हुआ था, उसको ही बहाल किया जाएगा और पुराने रेट पे उस आपको गंदम मिलेगी। और इसके साथ-साथ जो ठीक है, लेकिन शफी साहब, गंदम ये की तरफ चलें, ये तो वफाक का सर मामला है, लेकिन सूबाई हुकूमत ने सर क्या फ़ैसला किया है कि खान साहब के साथ मुलाकात के बगैर ही बजट पास होगा, पेश किया जाएगा या मुलाकात के बगैर आप आगे नहीं बढ़ेंगे? देखिए, पहली बात ये है कि जब ये 12 जून की ये डेट दे रहे हैं कि 12 जून को फेडरल हुकूमत अपनी हाँ। बजट पेश करेगा। पहले 5 की तारीख थी, फिर 10 जी। की और अब 12 की।
लेकिन 12 को मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत जो है पेश कर पाएगी। अगर ये 12 को बजट पेश करते हैं तो सीएम अफरीदी साहब की लीडरशिप में हमारे तमाम तर एमपीएस, एमएनएस वहाँ पे जाएँगे और अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करेंगे। जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा की बजट की बात है तो उसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अफरीदी साहब ने और मुज़म्मिल असलम साहब ने एक हुँ, पिटीशन जमा की है। हम चाहते हैं कि हमारी मुलाकात हो इमरान खान साहब के साथ, क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में। हम चाहते हैं कि उनका इनपुट हो बजट में, उनकी जो विज़न है उसकी अक्कासी हो इस बजट में। तो उसके लिए हाई कोर्ट में हमने जी। जो है वो एक पिटीशन जमा कर दी है। अब कोर्ट का जो भी डिसीजन आता है, अगर मुलाकात नहीं होती तो हम अपनी ये जो मामला है ये अपनी पॉलिटिकल कमेटी के सामने रखेंगे, अपने पार्टी के एक समझ हायरार्की जो मौजूद है उनके सामने हुँ, रखेंगे और वो जो फैसला करेंगे वो मन कबूल किया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो आपने एहतजाज की बात की, तो ये 12 जून जब बजट पेश होगा, उस दिन पार्लियामेंट जी। हाउस के सामने आपके मुताबिक एहतजाज होगा और सोहेल जी, आफरीदी साहब भी बिल्कुल। शिरकत करेंगे। अफरीदी साहब इसको लीड करेंगे, ये हमारे तमाम एहतजाज कैबिनेट होगा मेंबर्स अच्छा, हमारे जी, कैबिनेट ये मेंबर्स वहाँ धरना पे होगा होंगे, सर। हमारे एमपीएस होंगे, हमारे वहाँ पे जो एमएनएस है वो इसमें शरीक होंगे और हम वहाँ पे भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, लेकिन ये भी शफी जान साहब बताइएगा कि हाल ही में जो सोहेल आफरीदी साहब की मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुलाकात हुई, उसमें सर क्या बातें हुईं? क्या पीटीआई के अंदर सोच है एहतजाज के हवाले से या ओवरऑल मुज़ाकरात के हवाले से? देखिए, पहली बात ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब से जो सीएम अफरीदी साहब की मुलाकात थी वो इंतहाई खुशगवार रही। और अफरीदी साहब की बहुत बड़ी खूबी हाँ, ये है कि जब भी इस किस्म के खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से इश्यूज आते हैं, जो कलेक्टिव इशू होते हैं, वो तमाम तर अपोजिशन को, जी, सियासी कुव्वतों को इकट्ठा कर लेते हैं। अमन जरगा में आपने देखा होगा कि तमाम सियासी कुव्वतें ऑन बोर्ड थी। फिर एक ड्राफ्ट शेयर हुआ, उसमें तमाम सियासी कुव्वतों के सिग्नेचर मौजूद थे। फिर जब गंदम की तरसील की बात थी और गैस की बंदिश की बात थी, तब भी खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब को ऑन बोर्ड लिया गया, इबाद साहब को ऑन बोर्ड लिया गया, जो कि जी, अपोजिशन लीडर है, नून से उनका ताल्लुक है। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो मौलाना फजल रहमान साहब से भी जो मुलाकात थी वो सूबे के हवाले से थी। सूबे में जो जारी दहशतगर्दी की लहर है, जो अमन अमान की सूरत हाल है, उसको डिस्कस हुँ, किया गया। 18 अमेंडमेंट को डिस्कस किया गया, सूबे के हुकूक और सूबाई खुद मुख्तारी पे बात हुई। इसके साथ साथ मदारिस का बिल जो जीयूआई का मुतालबा था उस पर बातचीत हुई। उसके साथ साथ जो जम हुँ। अजला में इस वक्त सिचुएशन है, जो बॉर्डर की बंदिश है, उस पे गुफ्तगू हुई। और जितने भी इश्यूज वहां पे डिस्कस हुए वो बड़े बेहतरीन अंदाज में डिस्कस हुए और ये मुलाकात बड़ी खुशगवार रही। और सूबे के ब हुकूक के लिए हाँ, हम तमाम सियासी कुव्वतों से बात भी ठीक है। करेंगे। लेकिन आज जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ मुलाकात थी, चलें ये एनईसी का इजलास तो था, लेकिन एक मुलाकात तो हुई है सोहेल आफरीदी साहब की। क्या इस मुलाकात में सोहेल आफरीदी साहब ने कोई खान साहब के हवाले से या जो पीटीआई के हवाले से इश्यूज़ हैं, वो भी कोई प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखे हैं? देखिए, आज की जो मुलाकात थी वो एनईसी की इजलास था और उस इजलास में तमाम वज़ीर आला जो हैं वो भी शिरकत करते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी शिरकत करते हैं। ये मनसब पे जितने लोग बैठे हैं तमाम लोग इसमें शरीक होते हैं। और आपने प्राइम मिनिस्टर की जो वो एक बिफोर द मीटिंग वीडियो भी रिलीज़ हुई है, वो जो इस पे बात कर रहे हैं, उससे जी। भी आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि हमने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो सियासी सूरत-ए-हाल है, उस पे काफ़ी डिटेल गुफ्तगू हुई और उनकी गुफ्तगू से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा। वहाँ पे क्या बातचीत हुई होगी। नहीं तो कोई प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कोई जवाब आया हो या कोई आपको लगा हो कि कोई ग्रीन सिग्नल है मुज़ाकरात के हवाले से या मुलाकातों पर पाबंदी हटने के हवाले से? देखिए, चीज़ें तो डिस्कस हुई और चीज़ें पॉज़िटिव भी रही। कुछ दिनों में तमाम तर चीज़ें तमाम कौम अच्छा। के सामने आ जाएँगी। आप होपफुल हैं? देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि जिस तरीके से पॉलिटिकल स्पेस हमारी हुँ। कम कर दी गई है, जिस तरीके से तहरीक-ए-इंसाफ को इवन ब्रीथिंग स्पेस नहीं मिल रही, फिर लीडर की सेहत हाँ। का इश्यू है, मुलाकात का इश्यू है, इस बारे में बात हुई है। हुँ। अच्छा, लेकिन शफी जान साहब ये भी बताइएगा कि जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इंतखाबात हुए उसमें पीटीआई के हिमायती याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं, उस हवाले से अब पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं उनसे उनको मना के या उनकी सपोर्ट हासिल करके हम गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। आप समझते हैं कि वो आज़ाद उम्मीदवारान पीपल्स पार्टी का साथ देंगे? पीटीआई के हिमायती याफ्ता उम्मीदवारान का फ़ैसला क्या होगा? देखिए, 3 हमारे उम्मीदवारान हैं जो कामयाब हुए हैं। जो पीटीआई बैक थे, हाँ, उनको कामयाबी मिली है। वैसे तो हम गिलगित-बल्तिस्तान के इलेक्शन को मुस्तरद ही करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शन की साख को अच्छा। मुतासिर किया, इलेक्शन से पहले भी धांधली हुई क्योंकि हमें कैंपेन ही नहीं करने दी गई।
फिर इलेक्शन के दौरान भी आपने देखा होगा कि जहाँ पे तहरीक इंसाफ की अक्सरियत थी, वहाँ पे पोलिंग रोकी गई, वहाँ पे पोलिंग सुस्त रखी गई। फिर इलेक्शन के बाद आपने देखा जी। होगा कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाली दांदी आपके सामने है। उस पे हम व्हाइट पेपर भी शाया करने वाले हैं और गौहर साहब ने बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसमें की है। जहाँ तक तहरीक इंसाफ की जी। कामयाब उम्मीदवारान की बात है, जो कि 3 लोग हैं, वो जो भी पार्टी फैसला करेंगे, वो उसके पाबंद होंगे और मुझे नहीं लगता कि वो पीपल्स पार्टी की इस गवर्नमेंट का हिस्सा बनेंगे। अच्छा, लेकिन सर अब ये जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जैसे पहले आपने 4 एमपीएस का ज़िक्र भी किया था, उस हवाले से कोई पेशरफ़ सामने आई है कि वो उन अराकीन से राब्ता हुआ है कुछ? देखिए, पहली बात ये है कि अब जब बजट पेश होगा, जब भी होगा, तो आपको सारे नंबर्स आपके सामने आ जाएँगे। हम बड़े कंफर्टेबल पोज़ीशन में हुँ। हैं। जो कुछ लोग आप मीडिया पे देख रहे हैं, जो कल से बात कर भी रहे हैं, उनसे राब्ता भी करेंगे, हम उनसे बात भी करेंगे। वो हमारे कोलीग्स हैं, हमारे लिए मोअज़्ज़ज़ हैं, उनकी राय का एहतराम किया जाएगा, उनको सुना जाएगा और इस तरह की चीज़ें चीज़ें जो हैं, वो बजट के दौरान आती हैं क्योंकि मैं भी एक हलके से हाँ। मुंतखिब हूँ, तो हलके की डिमांड्स भी होते हैं, फंड्स की इश्यूज़ भी होती है, पोस्टिंग एंड ट्रांसफर के इश्यूज़ भी होते हैं। हुँ। लेकिन तमाम लोग जो हैं, वो हमारे हाँ। लिए मोअज़्ज़ज़ हैं, हमारे सीनियर पार्लियामेंटिरियन हैं। हाँ, तमाम लोगों लेकिन से शफ़ी जान बात साहब होगी, अब तो तमाम एक लोग जो एमपीए का हैं। सर इंटरव्यू भी सामने आ गया है ना, जिसमें वो सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं और ओवरऑल हिकमत अमली के हवाले से भी। देखिए, इस वक़्त 3 एमपीएस का इंटरव्यू सामने आया है, एक का नहीं आया। तीनों जो हैं, वो सीनियर जी। पार्लियामेंटिरियन हैं और तीनों तीनों ने 3 दफ़ा इमरान खान साहब की वजह से पार्लियामेंट के रुकन बने हैं। लेकिन इसमें एक सवाल पैदा होता है कि ये तीनों अफ़राद जो हैं, ये इस वक़्त कैबिनेट का हिस्सा नहीं बने। जब कैबिनेट का हिस्सा नहीं बने, जब कैबिनेट की एक्सपेंशन हुई, तो उसके बाद इस किस्म की चीज़ों का आना थोड़ा सवालिया निशान पैदा कर लेता है। लेकिन तमाम लोगों से राब्ता करेंगे, अच्छा। अफरीदी साहब भी इनसे मिलेंगे, उनकी राय का एहतराम तो किया आपके जाएगा। मुताबिक ये तीनों एमपीएस इंटरेस्टेड थे कि इनको काबीना में शामिल किया जाए? देखिए, नादिर साहब, बात बड़ी वाज़ेह है कि हम 92 एमपीएज़ हैं इस वक़्त हाउस में। डिप्टी स्पीकर और हाँ, हाँ। स्पीकर को निकाल के 90 एमपीएज़ बन जाते हैं। 90 एमपीएज़ हर बंदे हुँ। की ख्वाहिश होती है कि वो कैबिनेट का हिस्सा बने, लेकिन 30 की कैबिनेट एग्ज़ैक्टली। बनती है, तमाम लोग तो कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन सकते। अब ठीक जो है। लोग कैबिनेट का हिस्सा नहीं बने, वही लोग इस वक़्त मीडिया पे आपके सामने हैं, वो हमारे भाई हैं, हम ज़रूर उनसे बात करेंगे, हमारी कोलीग हैं, उनकी राय का एहतराम भी चलें, किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से वो मीडिया पे बात कर ठीक। रहे हैं, ये डिसिप्लिन की भी खिलाफ वर्जी है और ये पार्टी को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए। चलें, ठीक है। शफ़ी जान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने कहा नाज़रीन, जो मुख्तलिफ़ इश्यूज़ थे उस पर हमने शफ़ी जान साहब से गुफ्तगू की और उन्होंने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा। अब यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, ख़ास तौर पर बजट के हवाले से। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। जैसे शुरू में हमने ज़िक्र किया कि बजट के हवाले से 2 मरतबा तारीख तब्दील हुई और आज जो NEC का इजलास हुआ और उसके बाद जो ख़बर सामने आ रही है, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी कहा जा रहा है कि दूर कर दिए गए हैं। सूबों से जो रकम वफाक को चाहिए उस हवाले से भी एक फ़िगर सामने आ रहा है। इस हवाले से शफ़ी जान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा ने अभी तक वफाक को पैसे देने के हवाले से रज़ामंदी ज़ाहिर नहीं की। अभी इस पर मुशावरत होगी और उसके बाद कोई हतमी फ़ैसला होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी के हवाले से ये ज़रूर ख़बरें आ रही हैं कि उन्होंने रज़ामंदी ज़ाहिर भी की है और बाकी जो उनके मुतालबात थे उनके मुताबिक उस पर वफाकी हुकूमत ने भी फ्लेक्सिबिलिटी शो की है। इस वक्त हमारे साथ बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब और सेनेटर बैरिस्टर ज़मीर घुमरो साहब साथ हैं। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और ये जो तारीख की तब्दीली है या बजट के हवाले से जो डेवलपमेंट सामने आ रही है उसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। दानियाल साहब, आपका ज़मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। दानियाल साहब, आपसे शुरू करेंगे। ये जो ख़ास तौर पर बजट की तारीख में अगर हम कहें तो 2 मरतबा तब्दीली हुई। एक तो ये कहा गया कि पहले 5 जून को, फिर 10 जून को और अब 12 जून को कहा जा रहा है कि बजट पेश होगा। साथ ही पीपल्स पार्टी के हवाले से जो वफाकी हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात थे या पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात थे, आप दूर करने की कोशिश कर रहे थे। जो फ़िगर सामने आ रहा है, जो रकम चाहिए थी, वफाकी हुकूमत समझती है कि यही कुछ मुतालबात थे या इन्हीं पर गुफ्तगू होनी थी या अभी बाकी चीज़ें रहती हैं? देखें जी, थैंक यू फॉर फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, इनिशियल जितनी हुँ। भी कोई ख़ास ग्रीवेंसेस तो होती नहीं हैं बजट के ऊपर। हर सूबे की अपनी डिमांड और उसका मामला होता है। जो मेन चीज़ है, जो जी। बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो है कि तमाम चीज़ों को एड्रेस करना और जितने भी हमने आगे के फ्यूचर के जो हदफ तयन किए हैं, उनको मेक श्योर करना जी। कि हम उसी लाइन के ऊपर हों।
तो वो किया गया है और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं जिस तरह मैंने कहा कि डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस शायद आगे भी हों, लेकिन फिर पॉइंट बजट का मेन मकसद जब पार्लियामान में पेश होता है तो इसका होता ही है कि आप चीज़ों के ऊपर डिबेट करें, आप बात करें, जहाँ कमी, ठीक है। कोताही, कोई माइनस या प्लस या ऐड करना है तो वो कर लें। और हम पीपल्स पार्टी जो है बड़ी इसको बड़ी माइन्यूटली जो है इसको स्क्रूटनाइज करती है। हाँ, जो ठीक है। इनकी कमेटी है फाइनेंस की, नवीद कमर साहब और उनकी पूरी टीम, वो पैरा पैरा बाय पैरा हम जाते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, खाली पीपल्स पार्टी नहीं, पैरा बाय पैरा उनको एड्रेस करते हैं। और यही पार्लियामान का हुस्न है, यही पार्लियामान की हकीकत है कि आपके जितने मर्जी डिफरेंसेस हो, हम जब बजट के ऊपर डिबेट की बात आती है और बजट के इश्यूज को डिस्कस करने की बात आती है तो वी ठीक है। यूजली ऑल ऑफ अस, ये एक नॉर्म्स है पार्लियामान के हाँ, कि कमेटी में साथ बैठकर उनको एक अच्छा रुख देने ठीक की है, उनको तो कोशिश हल किया जाता है। लेकिन दानियल साहब, ये जो एनएफसी के हवाले से बात हो रही थी, या फिर राना सनाउल्लाह साहब का बयान था कि कराची का बल्दियाती निज़ाम ठीक करना होगा, या फिर जो इंतज़ामी यूनिट्स हैं उनकी तरफ जाना होगा, तो आप समझते हैं कि एनएफसी, बल्दियाती निज़ाम और इंतज़ामी यूनिट्स जो हैं, इस पर अभी बात नहीं होगी? देखें, एनएफसी जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट और पर्टिनेंट इशू है। वो इसलिए कि 18वीं तरमीम ठीक है। तरमीम की रूह जो थी, जो उसका मेन स्पिरिट था, वो था डेलीगेशन एंड डेवोल्यूशन ऑफ पावर। वो डेलीगेशन और डेवोल्यूशन ऑफ हाँ, पावर इस तरह होनी थी कि पैसा लोएस्ट लेवल तक ट्रिकल डाउन हो, लोकल बॉडीज का सेटअप हो और पैसा लोकल बॉडीज के नेशनल हाँ, लेवल तक हो, जो नहीं अभी तक हुआ। दूसरा ठीक है। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है सूबों को उनका हक मिलना थ्रू एनएफसी, ठीक है ना। जो ग्रांट इन एड है उसके मसले को एड्रेस करना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। हम वॉर ऑन टेरर लड़ रहे हैं, ठीक है। सूबों के पास अफवाज वहाँ उनके सूबों में सिक्योरिटी के मामलात देख रही है, तो उनको ठीक एड्रेस है। करने के लिए या उनको फंड करने के लिए या उन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए आपको एक बेहतर प्लान चाहिए। हमने जिस तरह सीएम साहिबा ने कहा कि वो अपनी किटी से एक हिस्सा देने के लिए तैयार हैं टू सपोर्ट वफाक। देखिए, वफाक का काम है तमाम सूबे जो हैं उनमें जो पैसों की रेल पेल है वो लोएस्ट लेवल तक ट्रिकल डाउन हो। फिर इसी तरह जो आपका जीबी और कश्मीर का मसला है कि आप एक एनएफसी के थ्रू आप एक पैसे देते हैं और फिर आप उसके पैरेलल एक ग्रांट लेके आ ठीक जाते है। हैं। जो ग्रांट का कॉन्सेप्ट है ठीक वो है। तो फिर आपका ऑटोमेटिकली गलत है। तो हम कहते हैं कि दोनों को सिंक्राइज करना चाहिए, एक सिनर्जी हो। जब सिनर्जी होगी तो आपकी हाँ, पॉजिटिविटी जो है वो ग्राउंड लेवल तक पहुंचेगी। ग्राउंड लेवल पर पहुँचेगी, ठीक है। लेकिन ये सेनेटर साहब, ये जो इब्तदाई तौर पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे, डार साहब के साथ मुलाकात हुई, बिलावल साहब के साथ डार साहब ने मुलाकात की ज़रदारी हाउस में, किन बातों पर इत्तफ़ाक़ हुआ? यही एक इशू था जो कि इस वक्त सामने आ रहा है कि सूबों से इतनी रकम ली जाएगी, या अभी भी आप समझते हैं कि दीगर इशूज़ मौजूद हैं? देखिए, ये जब बजट पेश किया जाता है तो उसमें इश्यूज़ तो होते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ का अपना पार्टी मैनिफेस्टो है, हमारा अपना है, उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है, और हमारी जो पार्टी है उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जाना है। तो वो डिफरेंसेस आप ओपिनियन हो जाते हैं, लेकिन लास्ट टाइम भी थे तो उसको एड्रेस किया गया था। हाँ। जैसे कि सोलर जो है वो एनर्जी पर टैक्सेशन का इशू था, या जो बिस्प का इशू था, तो लास्ट टाइम भी, या पीएचडीपी का इशू है, तो लास्ट टाइम भी ये एड्रेस हुए थे। लेकिन इस मरतबा जो है, क्योंकि ये प्रेशर आ गया है, गल्फ़ की सिचुएशन है, मिडल ईस्ट की सिचुएशन है, और फेडरल गवर्नमेंट की जो रिकवरी है एफबीआर की वो भी मुतासर हुई है, तकरीबन कह रहे हैं कि 1000 बिलियन है। तो उस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि सूबे जो है ना वो हमारी मदद करें, यही इशू था। तो हमारी पॉलिसी ये थी कि भाई 18th अमेंडमेंट और एनएफसी को तो टच नहीं किया जाएगा, लेकिन एडजस्टमेंट हो सकती है जहां विफाक को जो है वो मिल बैठकर। तो उस हवाले से ही जो वो मीटिंग्स चल रही थी कि फेडरल गवर्नमेंट को कैसे जो है वो इससे निकाला जाए। तो मेरे ख्याल में उस पर अंडरस्टैंडिंग है, और 12 को जो है वो बजट आ रही है। और यही इश्यूज़ होते हैं जो पॉलिटिकल कोalition में या पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो पहले हल करती हैं, फिर बजट पार्लियामेंट में पेश होता है, उसके लिए स्क्रूटनी होती है, अपोजिशन भी करती है, गवर्नमेंट भी करती है, और सेनेट रिकमेंडेशंस अपने देती है 14 डेज़ में। तो मेरे ख्याल में ये इशू जो है वो हल हो गया है, और 12 को बजट पेश हो रही है। नहीं, लेकिन एक जो इत्तेहादी जमात जिस तरह आप हैं, उसी तरह एमक्यूएम भी है, और उनका बल्दियाती निज़ाम के हवाले से
26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी मुतालबा था, 27वीं आईनी तरमीम के वक्त भी, अब भी वो बल्दियाती निज़ाम के हवाले से बात कर रहे हैं। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये हकीकत है कि कराची के बल्दियाती निज़ाम को बेहतर करना होगा, यहाँ फिर आप इंतज़ामी यूनिट्स बनाएं। देखिए, ये मिसकंसेप्शन है। सूबे ही फेडरल गवर्नमेंट को बनाते हैं, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ था फेडरल गवर्नमेंट नहीं थी, बाकी तो सूबे तो थे हज़ारों सालों से। लोकल गवर्नमेंट भी सूबे बनाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही है। ये मिसकंसेप्शन है कि फेडरल गवर्नमेंट सूबे बनाएगी। अभी भी सूबे बनाने का पावर जो है वो प्रोविंशियल असेंबली के पास है 2/3 मेजॉरिटी से, तो लोकल गवर्नमेंट भी वो बनाती है। हमारे यहाँ सिंध में जो है वो लोकल गवर्नमेंट मौजूद है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 140A जो 18th अमेंडमेंट में हमने डाला था कि ईच प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल हैव अ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एंड डिवॉल्व फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। उसकी इंटरप्रिटेशन भी हो गई और उसके मुताबिक हमने लॉ भी अमेंड कर दिया और वाहिद सिंध सूबा है जहाँ इफेक्टिवली लोकल गवर्नमेंट चल रहा है। और ये है कि आप उनको फंड्स दे दें। देखिए, जो एनएफसी में फंड्स हैं वो प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के होते हैं। उन टैक्सेस देखिए 4 बड़े टैक्सेस हैं। आपको इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स एंड गुड्स है, और एक्साइज ड्यूटी और कस्टम्स ड्यूटी। ये लोकल गवर्नमेंट के नहीं है। लोकल गवर्नमेंट के अपने टैक्सेस होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, वो भी हमने सिंध में दे दिया है उनको प्रॉपर्टी टैक्सेस, और दूसरे टैक्सेस जो उनके लोकल आगरा वगैरह के होते हैं वो उनको दिए जाते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो किसी उससे फंड्स प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट से जो है वो फंड्स लेके स्ट्रांग नहीं होती। उनके अपने टैक्सेस होते हैं, उन टैक्सेस से उसको स्ट्रांग किया जाता है। तो ये कि लोकल लेवल तक पैसे नहीं जा रहा है। सूबों को जो पैसे जाते हैं वो सूबाई गवर्नमेंट एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, काफ़ी डिपार्टमेंट्स है ना, उस पर खर्च करती है। लोकल गवर्नमेंट का सेपरेट सिस्टम है, उनकी अपनी टैक्सेशन होती है, दुनिया भर में यही है। तो यहाँ मिसकंसेप्शन है कि फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को जो है वो पावर ट्रांसफ़र करेगी। लोकल गवर्नमेंट की अपनी अथॉरिटी है, वो भी आर्टिकल 38 में ये लिखा हुआ है कि डिसेंट्रलाइज होगी गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट भी अपनी अथॉरिटी डिसेंट्रलाइज करेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी करेगी, फेडरल गवर्नमेंट भी करेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल ठीक है। तक। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। दानियल साहब, ये जो एक तनकीद जैसे कराची के ऊपर या ओवरऑल अगर पूरे सिंध की अगर हम बात करें तो उन पर होती है बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, कराची के ऊपर अगर हम बात करें तो फिर सवाल ये उठता है या आपके ऊपर भी तनकीद की जाती है कि ये तो पंजाब में तो बल्दियाती निज़ाम मौजूद ही नहीं है। तो आप समझते हैं कि वफाकी हुकूमत के अंदर ये सोच है वो बिस्प के हवाले से हो या इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से? देखें, बिल्कुल, जब कराची के ऊपर तनकीद उठती है, लेकिन लोकल बॉडीज गवर्नमेंट के सिस्टम से ज़्यादा जो तनकीद होती है कराची के ऊपर, वो उसके हालात के ऊपर होती है, वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वो उसकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के ऊपर, वो उनकी रोड्स, उनकी सीवरेज, उनकी जो बिजली की तारें हैं उनके ऊपर। तो वो उसके ऊपर ज़्यादा तनकीद होती है, क्योंकि जब आप एक पार्टी को ब्लेम करते हैं तो वो दूसरे को करती है, दूसरी तीसरे को करती है और फिर लोकल गवर्नमेंट के ऊपर आ जाता है। पंजाब का जो कॉन्सेप्ट है, पंजाब में आपको बड़ा क्लियर डिफरेंशिएट होते हुए नजर आएगा। यहाँ हमारे डीसीज और लोकल बॉडीज का जो सिस्टम है वो अभी बहाल है या नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हमारे कैंटोनमेंट्स की पार्टी जो मेंबरान हैं वो सारे फाल हैं। इसी तरह हमारे जो लोकल जमाती सिस्टम है, आपको उससे नजर आएगा कि आपका जो ये पैसों का जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो आपको गली, मोहल्ला और नाली तक रेसिप्रोकेट होते हुए नजर आएगा। व्हाट इज इम्पोर्टेंट, जब हम डेलीगेशन डेवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट को करते हैं कि जैसे जब आपने तरमीम कर दी और आपने एक चीज को इनकलकेट कर दिया, आइन का हिस्सा बना दिया, तो लोकल बॉडीज कोई पॉलिटिकल पार्टी इग्नोर नहीं कर सकेगी। लोकल बॉडीज कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको डिले नहीं कर सकेगी। जिससे इलेक्शन का टाइम तयन हो गया, इसी तरह लोकल बॉडीज का भी हो जाएगा, पैसे का देने का तरीकाकार भी हो जाएगा, लोएस्ट लेवल तक कैसे जाएगा वो भी हो जाएगा। तो जहाँ किसी की भी कोताही हो, जहाँ हमारी हो, किसी और की हो, वो तमाम कोताहियों के दरवाजे बंद हो जाएंगे। ठीक है दानियल साहब, साथ में ये भी बताइएगा कि अब बजट तो पेश होगा लेकिन उसी दिन पीटीआई की जानिब से एहतजाज का फैसला भी किया गया है और जहां पर बाकी सूबों ने रजामंदी जाहिर की है, खैबर पख्तूनख्वा अभी भी रकम देने के हवाले से आपसे पहले शफी जान साहब से गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमने इस पर रजामंदी जाहिर नहीं की और मुशावरत होगी। देखें, उनकी जो सियासत है ना, उनके पास कारकर्दगी की का बयानिया तो नहीं है। वो अपनी कामयाबी की कहानी को कारकर्दगी की बुनियाद पर तो नहीं सुना सकते। उनकी सियासत है जलाओ, घिराओ, तफरीक, 9 मई, पाकिस्तान को आगे जाना। तो अब आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? पिछले बजट पे जब आपके प्रेसिडेंट वहाँ थे, आपके पूरी पार्लियामेंट, पूरे डिप्लोमैट्स मौजूद थे,
उनके सामने उन्होंने आईन के सफ़ों को फाड़ के स्पीकर के मुँह के ऊपर फेंका। तो मुझे आप बताएँ कि जिनको ठीक। अपनी शर्म हया नहीं है, अपना तरीक़ाकार और ज़ाब्ता अख़लाक को किस तरह रखना है नहीं है, वो पेयर्स के पैसों को ज़ाया करते हैं, वहाँ आते हैं, खाना-पीना करते हैं, रोटी-शोटी खाते हैं और निकल जाते हैं। उन्होंने कभी कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं की, ठीक। तो वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग नहीं की। फ्रॉम देम। लेकिन देखें ठीक अभी है, जो तो बजट है इसमें सन कोई कट की बात ही नहीं हो रही। यहाँ तो बात हो रही है कि पैसों हाँ, ठीक है। की सेनेटर साहब प्रॉपर ये डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है की और ठीक है, चीज़ों दानियल साहब, की। हम जी। ज़मीर गुमरो साहब का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। तो सेनेटर साहब, ये जो अभी जितनी भी मुलाकातें इत्तेहादी जमातों से हुई हैं, आप समझते हैं कि वफाकी हुकूमत के लिए जो मसाइल हैं या जो चैलेंजेज़ हैं वो हल हो गए, या अभी भी जैसे पीटीआई का एहतजाज है, पार्लियामान के अंदर एहतजाज होगा, कोई चैलेंज अभी भी आप देख रहे हैं? वो वफाकी गवर्नमेंट कहती है कि हम एफ़र्ट करेंगे और आइंदा कुछ सालों में जो है वो हम अपना ख़र्चा भी कम करेंगे, और जो एफिशिएंसी है टैक्सेशन की और जो एसओई का लॉस है 836 अरब वो भी कम करेंगे हम, और जो टैक्सेशन का टारगेट होता है आमतौर पर 1000 बिलियन उनसे ज़्यादा होता है, तो सूबों को भी फिर कम मिलता है हिस्सा, इनको भी कम जाता है, वही क्राइसिस होता है। और जो डेट सर्विसिंग है उसमें भी हम कुछ एफर्ट्स लेंगे। तो मेरे ख्याल में फेडरल गवर्नमेंट का जो है वो 3-4 साल का यही प्रोग्राम है। कम इसको जो है वो डेट सर्विसिंग 8.2 ट्रिलियन है अभी इस साल, और जो है वो डिफेंस बजट 2.5 ट्रिलियन है, और उसके अलावा जो है वो 6.8 ट्रिलियन जो है दूसरे एक्सपेंडिचर्स हैं फेडरल गवर्नमेंट। हालांकि फेडरल गवर्नमेंट के पास अभी भी पैसा है, ऐसे नहीं है लेकिन उसको कर्ज लेना पड़ता है, जो बड़ा डिफ़िकल्ट इशू है 8.2 ट्रिलियन। तो इस हिसाब से अगर आप देखें कि ये जो है वो टैक्स कलेक्शन की जो है वो आप जब कम करते हैं तो वो आप आवाम को जो है ना ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। कि आप फिर हमारा जो सारा एनएसआर होता है पेट्रोलियम लेवी पर होता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये रेग्रेसिव टैक्सेशन जो आवाम को जो है वो करती है, जैसे पेट्रोलियम लेवी है, इसको नहीं किया जाए, लोगों को सोशल सिक्योरिटी दी जाए। सोशल सिक्योरिटी वर्ल्ड ओवर है, लंदन में जाते हैं हमारे दानिश और हमारे सियासतदान लाइन में खड़े होते हैं सोशल सिक्योरिटी के लिए, यहाँ आते हैं तो उसी सोशल सिक्योरिटी की जो गरीब औरतों को 15-20 हज़ार मिलते हैं उसकी मुखालफत की जाती है। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सेनेटर साहब, ये तो एक बात तो अब ये भी की जा रही है कि शायद बजट के बाद कोई वफाकी काबीना में भी तब्दीली आए या कुछ ऐसा माहौल आप देख रहे हैं? देखिए वो तो एक बीच में भी तब्दीली हुई थी, कुछ मिनिस्टर्स तो लिए थे ना जी। तो मेरे ख्याल में तो ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है कि फेडरल कैबिनेट को तब्दील किया जाए, या ये पार्लियामेंट का जो टेन्योर होता है, गवर्नमेंट का कोई टेन्योर नहीं होता। गवर्नमेंट तो कोalition होती है, वो तब्दील होती रहती है, इवन दूसरी गवर्नमेंट भी आ सकती है, दूसरे मुल्कों में भी आती है। नहीं, लेकिन तो हमेशा जो टेन्योर होता है वो पार्लियामेंट का होता है, तो गवर्नमेंट तो या कैबिनेट उसमें चेंजेस तो हो पीएम साहब सकते तो हैं। मुद्दत पूरी करेंगे ना? वो उसका फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि टेन्योर जो है वो पार्लियामेंट का है। अच्छा, टेन्योर पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट टेन्योर पूरे का, उसमें जितनी भी 2 गवर्नमेंट, इजराइल में 7 गवर्नमेंट आ गई, लंदन में 2 गवर्नमेंट आ गई। अच्छा। इस तरह से जर्मनी में भी ऐसे हुआ था कि, और काफ़ी मुल्कों में ऐसे होता रहता है। टेन्योर जो होता है वो उसका होता है, पार्लियामेंट का होता है। ठीक है दानियल साहब, ये बजट के बाद सर ऐसा कोई माहौल आप देख रहे हैं कि वफाकी काबीना में कोई तब्दीली आए या कोई वफाकी हुकूमत के लिए कोई चैलेंज आप देख रहे हो? देखिए क्या सराइयाँ हैं, जब तक हतमी कोई चीज़ नहीं आती तो आप उसके ऊपर बात नहीं कर सकते, लेकिन सुनने में आ रहा है कोई रद्द-बदल होने का इम्कान है। अच्छा सर, आखिर में आखिरी सवाल होगा, ये भी बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान में जो इंतखाबात हुए, आप नहीं समझते कि ये रिवायत के बरअक्स हैं नतायज जो भी, क्योंकि हमेशा जिसकी वफाकी हुकूमत रही है उसी की हुकूमत बनती है, गिलगित हो या फिर कश्मीर हो, आप समझते हैं कि ये रिवायत के बरअक्स हैं? जी, बिल्कुल, रवायत की मुझे लगता है बरअक्स है, लेकिन अभी भी देखें अगर अभी भी हुकूमत तो नहीं बनी, लेकिन यूजुअली ये होता है, जिसकी हुकूमत होती है वो बड़े आसानी के साथ अपनी गवर्नमेंट बना सकता है। अगर आज हम चाहें और हम ये फैसला कर लें तो कि हमने हुकूमत बनानी है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई सियासी ताकत जो है हमें रोक सकती है हुकूमत वहाँ बनाने पे। लेकिन जिस तरह हमने हमेशा हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर रहकर सियासत की और जो रोने-धोने की सियासत है, ये हमने कभी की नहीं। तो इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि सियासी नॉर्म्स को फ़ॉलो नहीं करें। नहीं, नहीं और जो लेकिन दानियल साहब, पॉलिटिकल माज़रत पार्टी आपकी जिसके बात पास काट रहा हूँ, आपके नंबर तो पीपल्स पार्टी से कम हैं, तो फिर आप कैसे अगर चाहें तो हुकूमत बना लेंगे? देखें, आपके आज़ाद उम्मीदवार भी हैं और कोलिशन भी है।
तो अगर तो हम ठान लें तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई रोक सकता है, मैंने आपको जिस तरह कहा। लेकिन हमारे पार्टी का और मियाँ साहब अच्छा। का एक हमेशा हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर सियासत करने का एक रवायत रही है, तो आई थिंक उसको फ़ॉलो करके जो बेहतर होगा वही फ़ैसला करेंगे। ठीक है, तो सेनेटर साहब ये जो गिलगित बल्तिस्तान के नतायज हैं, आपको भी इस पर हैरानगी है कि आपकी तो जमात जीती है, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्योंकि कल नदीम अफजल चंद साहब कह रहे थे कि क्योंकि वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से शायद अवाम मुतमईन नहीं है, इसी का नतीजा है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। देखिए, इलेक्शंस में जो है ना सेटबैक्स होते हैं ना। हाँ। हमारी जो कैंपेन थी, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसफा बीबी ने चलाई, वो बड़ी इफेक्टिव थी। अच्छा। और हमारा ऑन द ग्राउंड जो है बिल्कुल वोट बैंक जो है वो इंटेक्ट है, उसको हमने बढ़ाया और हमने कामयाबी हासिल की। अब मैंडेट हमारा है। ऐसे तो हम भी कह सकते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट हम बना सकते हैं, जैसे मुस्लिम लीग नवाज कहती है। दानियाल साहब कह रहे हैं हम अभी भी लेकिन बना अगर ये ऐसे कहते हैं तो हम भी कह सकते हैं अच्छा। कि जो है वो हम भी फेडरल गवर्नमेंट बना सकते हैं। ऐसे तो आप दावे कर सकते हैं ना, लेकिन जिसका मैंडेट होता है, हमने भी इनका मैंडेट रेस्पेक्ट किया, पॉलिटिकल पार्टीज रेस्पेक्ट करती हैं कि भाई पहले आप बना लें, ठीक है ना। ठीक है। तो इस तरह से जो है वो अगर हम क्लेम्स करेंगे, मैंडेट को तस्लीम करना पड़ता कि हाँ आपको कंग्रेचुलेशन देते हैं कि आपने जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जीता है। बिल्कुल दी है, काफ़ी जो है PM वो साहब ने किया। PM साहब ने भी दी है। तो मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स में ऐसे होना चाहिए। बाकी अगर और क्लेम करना है तो हम भी कर सकते हैं। आप इस पोजीशन में हैं कि करें? देखिए, अब जो है वो कोई भी हो सकता है ना। अगर वो हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं ना। ठीक है। लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम की और पॉलिटिकल पार्टीज में जो हम आएंगी है, जो पाकिस्तान में रिक्वायर्ड है, वो ये रिक्वायरमेंट है उसकी कि आप जो है वो मैंडेट के मुताबिक चलें, जो आवाम का है उसके मुताबिक चलें और डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाएं, पॉलिटिकल सिस्टम को आगे बढ़ाएं। ठीक है। और जो पार्लियामेंट्री रवायतें हैं उसको आप ना तोड़ें। उनको ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर साहब। दानियाल आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब 12 जून को बजट पेश होगा और PTI ने इस हवाले से अपनी हिकमत अमली का ऐलान किया है कि एहतजाज किया जाएगा और जहाँ पर बाकी सूबों ने वफाक को रकम देने के हवाले से फ़ैसला किया है, वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा ने अभी मुशावरत का फ़ैसला किया है और मुशावरत के बाद वफाकी हुकूमत को जवाब दिया जाएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।